नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव किसरवानी और अभी रिसेंटली बलोच लीडर जैसे मीर यार बलोच जो कि बलूचिस्तान की काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, या तो या कहे कि वो दुनिया में बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और कल उन्होंने बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से डिक्लेयर कर दी है और इसका उन्होंने रीजन दिया है कि दशकों से बलूचिस्तान के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन और ह्यूमन राइट्स वॉलेशन हो रहे थे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की डिमांड की है और इंडिया में बलूच एम्बेसी की रिक्वेस्ट की है। और आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस की एक पीस कीपिंग आर्मी होती है, तो मीर यार बलोच ने रिक्वेस्ट की है कि वो पाकिस्तान आए और इंटरवेन करें। पर मुद्दा यहाँ पे ये है, क्या सिर्फ डिक्लेरेशन से ही कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती है? क्या सिर्फ कह देने से कि हम आजाद हो गए हैं और आजादी को सेलिब्रेट करने से क्या हम सच में आजाद हो जाते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं कि कब एक कंट्री को आजाद माना जाता है, और बात करेंगे कि जैसे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, तो क्या बलूचिस्तान जब अलग होगा तो क्या उसे कुछ न्यूक्लियर आर्म्स मिलेंगे? तो इस छोटी सी वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, वो भी आसान भाषा में। तो बात करते हैं कब एक कंट्री को फ्री या इंडिपेंडेंट माना जाता है। जनरली एक कंट्री को फ्री या इंडिपेंडेंट तब माना जाता है जब वो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, जिसे इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करती है। तो सबसे पहले होता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि मीर यार बलोच ने ऑलरेडी कर दी है। इसका मतलब है वो टेरिटरी या वहां के लोग ऑफिशियली अनाउंस कर दें कि अब वो एग्जिस्टिंग स्टेट अथॉरिटी से अलग हो गए हैं, जो कि बलूचिस्तान के केस में पाकिस्तान है। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है डिफाइंड टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। तो जैसा कि बलूचिस्तान ने ऑलरेडी मैप को जारी कर दिया है, तो उनके पास एक क्लियर टेरिटरी है और एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, जो कि लगभग 6 करोड़ के आसपास है बलूचिस्तान की। और वहां के लोग अपने आप को एक नए स्टेट से आइडेंटिफाई करें कि अब वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि बलूचिस्तान के रेसिडेंट हैं, जो कि पूरा बलोच कम्युनिटी ऑलरेडी यही कर रहा है। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की, कि जो कंट्री इंडिपेंडेंस सीख कर रही है उसके पास एक प्रॉपर गवर्नमेंट होनी चाहिए जो दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बना सके। खैर ऑफिशियली भी बलूचिस्तान के पास कोई गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे इलेक्शन अभी नहीं हो सकते हैं। पर उन्होंने कल एक हिंदू धर्म की लड़की कशिश चौधरी को वहां की पहली असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया गया है। तो मतलब शुरुआत हो चुकी है। अब आगे की 2 रिक्वायरमेंट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 रिक्वायरमेंट तो हर एक इंडिपेंडेंट सीकिंग कंट्री कर लेती है, बट आगे की 2 जो मैं बताऊंगा आपको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चौथी रिक्वायरमेंट होती है इफेक्टिव कंट्रोल। एक नई एंटिटी जैसे कि बलूचिस्तान को अपनी टेरिटरी पर फुल कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक सर्विसेज, वो भी बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस के। मतलब वो एंटिटी पूरी तरह से सॉवरेन होनी चाहिए। पर क्या बलूचिस्तान सॉवरेन है? फिलहाल के लिए तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा फोकस इस समय इंडिया पे है और अभी भी बलूचिस्तान की काफी जगह पे पाकिस्तान की आर्मी है, और प्लस बलूचिस्तान में चाइना का भी इंटरेस्ट है। तो बलूचिस्तान कहीं से भी सॉवरेन नहीं हुआ अभी। अगर सीधा सीधा समझा जाए तो क्या बलूचिस्तान के पास उतनी पावर है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री से लड़ सके और उन्हें बलूचिस्तान में आने से रोक सके? तो इसका आंसर है फिलहाल के लिए नहीं। हाँ, उनके पास रिबल्स हैं, उनके पास पावर है, पर पाकिस्तान को अभी पूरी तरह से हटाना ये अभी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इंडिपेंडेंस तब पक्की होती है जब दूसरे सॉवरेन कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस नए स्टेट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दें। रिकॉग्निशन या तो इंडिविजुअल कंट्री से मिल सकता है या कलेक्टिव बॉडीज जैसे यूएन से। जैसे कि मान लीजिए भारत बलूचिस्तान को एक ऑफिशियल कंट्री मान लेता है, उनके यहाँ अपनी एम्बेसी खोल लेता है और बलूचिस्तान की एम्बेसी इंडिया में खोल लेता है। और एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो ताइवान, कुछ कंट्रीज उसको एक अलग कंट्री मानते हैं और कुछ कंट्री चाइना वन पॉलिसी पे ही चल रहे हैं अभी तक। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो बलूचिस्तान की राह भी बहुत लंबी है। और ये 5 क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए हैं, ये मेनली मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट 1933 से लिए गए हैं, जिनका इंटरनेशनल लॉ में काफी रेफरेंस होता है कि कैसे एक नई कंट्री बन सकती है, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो नीड ऑफ द आर क्या है कि बलूचिस्तान को अभी अपने एरिया में खुद की गवर्नमेंट, सिक्योरिटी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करना होगा बिना पाकिस्तानी अथॉरिटी को इंटरफेरेंस के। और इनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज से कि उनको एज अ सॉवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज करें, जो कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये सारी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं ये सिंबॉलिक है, इनको अभी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। और पाकिस्तानी मिलिट्री को वहां से निकलना होगा। बलूच अथॉरिटी को ये प्रूव करना होगा कि वो बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस से गवर्न कर सकते हैं। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्टेटहुड की कंडीशन क्या है और बलूचिस्तान का करंट स्टेटस क्या है। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी है, इफेक्टिव टेरिटोरियल कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ है, पाकिस्तान अभी भी कंट्रोल कर रहा है। डिफाइंड टेरिटरी इन पॉपुलेशन, यस, उनके पास मैप है, उनके पास पॉपुलेशन है। फंक्शनिंग गवर्नमेंट जो कि अभी फुल्ली स्टैब्लिश नहीं हुई है, जस्ट उन्होंने अभी शुरुआत करी है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिला। और अब बात करते हैं कि क्या बलूचिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब मिलेगा अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो एक सिंपल आंसर ये है कि अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो भी जाए तो उनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स ऑटोमेटिकली नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन सब पर कंट्रोल सिर्फ सेंट्रल पाकिस्तानी मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज का है, ना कि किसी प्रोविंस या लोकल बलूच अथॉरिटी का। और न्यूक्लियर फैसिलिटीज और उनका कमांड सिस्टम भी बहुत स्ट्रिक्टली गार्डेड है।
खैर, जिसको इंडिया ने 1 घंटे के अंदर घुटने पिला दिया। हालांकि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान के चगाई डिस्ट्रिक्ट में किए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बलूचिस्तान के पास कभी भी उनका कंट्रोल था। टेस्ट साइट को चूज करना भी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट और मिलिट्री का डिसीजन था, बलोच लीडर्स का नहीं। और फिर वही सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या होंगे। दुनिया भर में जो लोग इस बात को लेकर कंसर्न रहते हैं कि अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो तो न्यूक्लियर वेपन सेफ है या नहीं। लेकिन ये कंसर्न ये नहीं है कि बलूचिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब मिल जाएगा, बल्कि ये है कि कहीं वो वेपन किसी गलत हाथों में न चले जाएं। खैर, बलोच ग्रुप का स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो बलोच इंडिपेंडेंस ग्रुप ने हमेशा पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को कंडेम ही किया है। उनका डिमांड है कि उनके एरिया से न्यूक्लियर वेपन्स हटाए जाएं। उनकी बात एनवायरमेंट सेफ्टी और डिसआर्मामेंट पर ज्यादा फोकस करती है। तो मतलब उनका कोई इरादा नहीं है कि वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन मांगेंगे। और प्रॉब्लमेटिक ये भी होगा कि किसी नए कंट्री को जो अभी गवर्न करना सीख रही है उसके हाथ में इतने बड़े वेपन्स को दे देना, ये हाथी को पागल करने जैसा है। फिर वो किसी को भी तबाह करने लग जाएगा। तो बलूचिस्तान की रिसेंट इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन सिर्फ इससे ही उनको इंटरनेशनल लेवल पर फ्रीडम या स्टेटहुड नहीं मिल जाएगी। किसी भी कंट्री को फ्री या इंडिपेंडेंट तब माना जाता है जब वो इफेक्टिव सेल्फ गवर्नेंस दिखाए और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे कंट्रीज और इंटरनेशनल बॉडी से रिकॉग्निशन मिले, जो कि अभी तक बलूचिस्तान को नहीं मिला है। तो बलूचिस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ है। होपफुली मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इंडिया में हो रहे ड्रामा को लेकर डेली एक वीडियो बनाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं कल के ड्रामा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड बाय।